आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी 311। ये क्या कहता है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे कि वन वर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी के अंदर फ्री में कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पर कौन सा आर्टिकल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो उसका आंसर होता है 311। 311 जो है आर्टिकल वही रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को। कैसे वो हम आगे जानेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से 310 में ही दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ये खुद ही कुछ आदमियों को एक्सक्लूड करता है अपने वर्ड के अंदर, जो वो बताता है तो वो खुद ही एक्सक्लूड कर देता है कुछ आदमियों को, आदमियों को नहीं, कुछ रैंक को, कुछ अथॉरिटी को, कुछ पोस्ट को खुद ब खुद वो एक्सक्लूड करता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से। लेकिन जनरल जब क्वेश्चन आता है कि कौन रिस्ट्रिक्ट लगाता है तो आंसर 311 ही होता है। ये याद रखने वाली बात है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है, 311। अब हम आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। 311 में क्या लिखा गया है, 311 में लिखा गया है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और स्टेट। यानी कि सिविल सर्वेंट, एक तरह से हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट को डिसमिस करना, उसको रिमूव करना, रिमूवल या रिडक्शन करना रैंक में, जैसे एसपी था उसको दरोगा बना देना, ठीक है। ये सब किसी भी तरीके से उसको एक तरह से पनिशमेंट देना, किसको, जो सिविल कैपेसिटी में काम कर रहा है, कहाँ, यूनियन का हो चाहे स्टेट का हो, ठीक है। अब क्लॉज 1 बात करता है नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और an all India service or a civil service of a state or holds a civil post under the union or a state shall be dismissed or removed an authority subordinate to that by which he was appointed। अब इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो अथॉरिटी उसको अपॉइंट करता है, ठीक है, जिसके द्वारा वो अपॉइंट किया गया है सिविल सर्विस के अंदर, जो सिविल सर्वेंट है वो जिसके द्वारा अपॉइंट किया गया है, जिस अथॉरिटी की द्वारा अपॉइंट किया गया है, उससे नीचे वाला कोई भी पोस्ट, कोई भी अथॉरिटी उसको हटा नहीं सकता, उसको हटा भी नहीं सकता, उसका जो रैंक है उसको भी नहीं घटा सकता, ठीक है। आगे हम जानेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो एक छोटा सा लाइन था। 2 में देखिए नो सच पर्सन एज पर सेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस इन रैंक एक्सेप्ट आफ्टर इंक्वायरी इन विच ही हैज been informed of the charge against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। अब देखिए इसमें एक तरह से आप देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति पर अगर आपको उसको हटाना है या रैंक नीचे करना है, जो भी है, आप बिना उसको बताए हुए, बिना उसको इन्फॉर्म्ड किए हुए कि उसके अगेंस्ट में क्या चार्ज लगाया गया है, ठीक है, और उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा सुनने का। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऑडी एल्ट्रम पार्टम, ठीक है, ये एक शायद यही एक कॉन्सेप्ट था, नेचुरल जस्टिस के अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी था, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, कि दूसरे व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे व्यक्ति को सुने बिना अगर आप ऐसा फैसला कर देते हैं, एक्स पार्टी जिसको कहा जाता है, अगर आप कर देते हैं तो एक्स पार्टी का भी बहुत सारा रूल है, अब हम उतने अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा बात समझिए कि ऊपर जो जिस पर चार्ज लगाया गया है उसको बताया जाएगा कि इस पर क्या चार्ज लगाया गया है, क्या कार्रवाई हो रही है, और उसको सुना जाएगा। उसको सुने बिना आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। उसके बाद आप प्रोवाइडेड दैट में देखिए, यहाँ से असली चीज शुरू हो जाता है। प्रोवाइडेड दैट में देखिए वेयर इट इज प्रपोज्ड आफ्टर सच इंक्वायरी टू इम्पोज अपॉन हिम एनी सच पेनल्टी मे बी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस एड्यूज्ड ड्यूरिंग सच इंक्वायरी एंड इट शॉल नॉट बी necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed। इसमें कहा जा रहा है कि ऊपर हमने क्या पढ़ा कि उस व्यक्ति को सुना जाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति को सुनकर ही फैसला लिया जाएगा, बिना सुने आप फैसला नहीं कर सकते। लेकिन प्रोवाइडेड दैट में क्या लिखा है कि यदि उस व्यक्ति को एविडेंस के हिसाब से, मतलब उस व्यक्ति को सुना गया, उसके बाद जो एविडेंस है, जो इंक्वायरी में जो एविडेंस आया उसके हिसाब से उस व्यक्ति को पेनल्टी लगाया गया, ठीक है, कुछ भी जो पेनल्टी लगाया गया। अब पेनल्टी क्या होगा, यहाँ पर पेनल्टी ही माना जाएगा उसके रिडक्शन को। अगर उसको मतलब उसके रैंक से छोटा कर दिया गया वो तो पेनल्टी ही है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पेनल्टी पैसा का हो, ठीक है। तो उसको फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा कि वो पेनल्टी पर बोले कि मुझे ये पेनल्टी नहीं मिलना चाहिए, ये पेनल्टी मिलना चाहिए, इस तरीके से वो नहीं बोल सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको सुनने के बाद जो एविडेंस के बेस पर जो पेनल्टी लगाया गया वो मानना ही होगा उसको, उस पर वो कोई भी बात रिप्रेजेंटेशन अपना नहीं दे सकता।
उसके बाद फिर है आगे देखिए कि हम जो 2 पढ़ रहे थे उस 2 के अंदर ही आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई। अब ये क्लॉज जो है वो अप्लाई नहीं होगा कहाँ कहाँ। अब देखिए अभी आप जो ऊपर पढ़ा ना वो सब उल्टा हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ऊपर वाले का कोई वैल्यू है। देखिए ये देखिए वेयर अ पर्सन इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज लीड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। ये ए में बताया गया है कि उसको सुना नहीं जाएगा। कब नहीं सुना जाएगा? जब ऐसा कंडीशन होगा, जब उसको हटाया जाएगा या उसको रैंक में रिड्यूस किया जाएगा, जो भी कुछ हो, जब वो कन्विक्ट हो चुका है। किसके लिए? क्रिमिनल चार्ज के लिए। क्रिमिनल चार्ज सबको पता है कि क्या होता है। उसके बाद बी में देखिए वेयर द अथॉरिटी empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by that authority in writing it is not reasonably practicable to hold such inquiry। अब आप बताइए कि ऊपर वाला जो क्लॉज 2 था हमने पढ़ा था उसका क्या वैल्यू रह गया। अब जो अथॉरिटी उसको डिसमिस करने के लिए इम्पावर्ड है, रिमूव करने के लिए इम्पावर्ड है, उसको अपने रैंक से हटाने के लिए इम्पावर्ड है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है किसी भी रीजन से, फॉर सम रीजन, किसी भी रीजन से, ठीक है, तो वो राइटिंग में लिख देगा और उसका जो इंक्वायरी है वो नहीं करवाएगा, सीधा हटा देगा। ठीक है, तो उस 2 का तो कोई बात नहीं हुआ, ऑडियो अल्टरम पार्टम का भी कोई बात नहीं आया, नेचुरल जस्टिस भी नहीं कुछ हुआ, यहाँ पर कोई बात नहीं रहा, उस 2 का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, दिया ही क्यों था फिर। सी वेयर द president or the governor as the case may be is satisfied that in the interest of the security of the state is not a expedient to hold such inquiry। अब प्रेसिडेंट या गवर्नर को जैसा भी केस हो, स्टेट में अगर होगा तो गवर्नर करेगा और सेंट्रल लेवल का अगर होगा तो प्रेसिडेंट के अंदर आता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो इन्हीं दोनों का है। ठीक है, जब जिसको गवर्नर अपॉइंट करता है उसको गवर्नर हटा सकता है, ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। जब तक गवर्नर चाहेगा स्टेट के अंदर तब तक वह व्यक्ति काम करेगा, सिविल सर्विस वाला, सिविल सर्वेंट, और जब तक सेंट्रल लेवल में प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वह सिविल सर्विस वाला काम करेगा। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ये ब्रिटिश समय से था, क्राउन का सिस्टम था तब। तो एक तरह से प्रेसिडेंट को हम लोग राजा ही मानते हैं देश का, और गवर्नर को स्टेट का। तो जैसा भी आप देखिए, अब यहाँ पर जैसा भी केस हो, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि स्टेट का सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पर स्टेट का मतलब बंगाल, बिहार, यूपी नहीं है, यहाँ पर स्टेट में दोनों ही आ रहा है। कौन सा? इंडिया और जो भी हो, इंडिया और स्टेट दोनों ही चीज़, यानी स्टेट यहाँ पर इंडिया को माना गया है। और तो भी इंक्वायरी नहीं कराया जाएगा अगर उन दोनों का ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी का सवाल है, रक्षा का सवाल है, तो फिर वो इंक्वायरी नहीं किया जाएगा। अब थर्ड में देखिए, इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन such as for said question arise whether it is reasonably practicable to hold such inquiry as referred to in clause 2, the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank shall be final। अब जैसा कि ऊपर कहा गया, अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो भी हमने ऊपर 2 में पढ़ा है, अभी 2 में जितना भी हमने पढ़ा कि कब कब हटा सकता है, कब नहीं हटा सकता है, ये सब अभी हमने पढ़ा ना 2 में, क्लॉज 2 में जितना भी पढ़ा, उसके अंदर अब जो भी अथॉरिटी उसको हटाने का पावर रखता है, रिमूव करने का पावर रखता है, रिड्यूस करने का पावर रखता है, उसी का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, उसी का डिसीजन फाइनल होगा जो हमने 2 में देखा। अब हम एक बार और जानते हैं कि कौन कौन एक्सक्लूड होता है 310 के अंदर। ठीक है, पहले आप एक बार 2 देख लीजिए, फिर से 2 को देखिए। ठीक है, ये देख लीजिए 2 को, हाँ फिर से देखिए कि किसी भी व्यक्ति पर उसके एविडेंस के बेस पर अगर पेनल्टी लगाई तो पेनल्टी पर वो सवाल नहीं देगा, और ये उसको सुना जाएगा, उसके चार्ज को सुना जाएगा। ये सब करने के बाद ये कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये सब करने के बाद 3rd लागू होगा। इतना कुछ यानी 2 को फॉलो करने के बाद, ठीक है, यानी 2 को पूरा फॉलो हो गया, इंक्वायरी हो गया, एविडेंस हो गया, सब कुछ हो गया, कहाँ अप्लाई नहीं होगा ये भी हमने पढ़ लिया। तो अब जो डिसीजन दिया गया वो फाइनल होगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर हमने जान लिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर क्या होता है। अब हम 310 में देखिए, 310 में जानना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है 1 में, 1 एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसिवली provided by this constitution every person who is a member of a defense service, civil service of the union or an all India service or holds any post connected with defense or any civil post under the union holds office during the pleasure of the president, and every person who is a member of civil service of a state or holds any civil post under state holds office during under a state holds
ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। 310 जो बात कर रहा है वही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ही लाइन देख लीजिए, एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया है कि वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लागू नहीं होगा, उन लोगों का एक अलग से दिया गया है कि इस व्यक्ति को ऐसे हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है वो काम नहीं करेगा। अब आपको डिसीजन करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है, 310 खुद ब खुद लगाता है या 311 लगाता है, दोनों ही आपके सामने है। अब देखिए 310 जैसा कि उसने कहा, हम एक एग्जाम्पल के साथ जानते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज है, आर्टिकल 124 में बात हुआ है उनका कि उनको कैसे हटाया जा सकता है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है कि जज को कैसे हटाया जाएगा और किस किस को आप हटा नहीं सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में कौन एक्सेप्शन है, वो हम 5 एक्सेप्शन है। पहला है सुप्रीम कोर्ट के जज, उसके बाद है ऑडिटर जनरल, उसके बाद है हाई कोर्ट के जज, उसके बाद है मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से एक्सक्लूडेड है। उसके बाद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से बाहर हैं। और इन 5 को छोड़कर बाकी जो सिविल सर्वेंट हैं उन पर यह सब चीज लागू होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।